अपनी पूर्व क्लास में पढ़ रहे थे मुगल शैली, और जो पूर्व की क्लास है मुगल शैली उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी अकबर के समय में, अकबर का समय। तो हमने जो अकबर का समय शायद लिखते वक्त, या कभी कभी हो जाता है टीचर अगर क्लास ले रहा है तो कभी कभी माइंड से कोई कोई चीज स्लिप हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिख रहे हैं, मन में है कुछ और, लिख जाते हैं कुछ और। तो एक महानुभाव जी ने कमेंट करके कहा था कि आपको अपने पढ़े लिखे होने पर ध्यान देना चाहिए, तो उनके ही अनुसार हाँ चूक हुई है। और ऐसा नहीं है कि टीचर को गलती करने का, भगवान ने बनाया है कि टीचर कोई गलती नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है, जैसे इंसान है वैसे हम भी लोग हैं, टीचर इंसान ही होते हैं। तो अकबर का समय यानी इनका समय था 1556 और 1606 तक ये शासन में रहे। तो जो बच्चे पूर्व की क्लास देखे हैं वो इसको संशोधित कर लेंगे, जो मैंने 1540 शायद समथिंग पढ़ा दिया तो उसे 1556 कर लेंगे। हाँ सॉरी 26 लिख गया, 56। ठीक है, इसी तरह कभी कभी हम लोगों से त्रुटि हो जाती है कि हम लोग माइंड में कुछ चीजें होती हैं। तो याद रखिएगा कि ये शासन में अपने कब आया, तो 1556 में आया था और 1606 तक इसने शासन किया, और अकबर के काल में ही थोड़ी त्रुटि हुई है, बाकी सभी का काल सही है। तो आज हम कल मुगल शैली में, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबर के बारे में पढ़ा था। तो आज थोड़ा सा बाबर के बारे में हम और पढ़ेंगे, जो चीजें रह गई थी उस दिन क्लास में, तो थोड़ा आज हम बाबर को और पढ़ेंगे। तो बाबर का जो पूरा नाम है क्या था, तो बाबर का नाम पूरा है जहीर उद्दीन मोहम्मद। क्या था पूरा नाम, इनका पूरा नाम था जहीर उद्दीन, ठीक है, जहीर उद्दीन मोहम्मद, यानी ये इनका पूर्ण नाम है। कभी कभी होता है, देखिए एग्जाम है और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि टीजीटी के सिलेबस में ये चीज नहीं है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर बाबर हमारे सिलेबस में है तो बाबर के जीवन से संबंधित विशेष घटनाओं को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो पूरा नाम क्या था, जहीर उद्दीन मोहम्मद। इनके पिता कौन थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम, तो पिता का नाम था उमर तैमूर उमर शेख। क्या था, तैमूर उमर शेख। और ये किस वंश से संबंधित थे, तो जो इनके पिता थे ये मुगल वंश से ही थे, मतलब इन्हें मुगल वंश का माना क्या गया, मुगल वंश के ये थे। और इनकी जो माता थी वो मंगोल थी, जो माता थी, माता कौन थी, मंगोल वंश से थी। लेकिन बाबर ने जो है किस वंश में कार्य किया या किस वंश का निर्वहन किया, तो हमेशा उन्होंने क्या किया, मुगल वंश का निर्वहन किया, यानी निर्वहन इसी वंश का करते रहे, यानी इसी वंश का नाम चलाते रहे। ऐसा नहीं कि माँ मंगोलियन थी तो इन्होंने मंगोल को वंश को अपना लिया हो, तो इन्होंने क्या किया, केवल मुगल वंश का ही निर्वहन आगे किया। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा बीच, मतलब थोड़ी सी जानकारी थी, ठीक है। इनके पिता अगर देखा जाए तो एक तरीके से पहले जो है तुर्क से ही, यानी तुर्क वंश से ही मुगल वंश ही बना है, यानी आगे चल के वही मुगल वंश कहलाया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इनके आगे की जो भी जीवन की शैली रही है थोड़ा सा उसको पढ़ने के बाद इनके विशेष कार्यों को चित्रकला में पढ़ेंगे। ये 11 वर्ष की अवस्था में थे, जब ये 11 वर्ष की अवस्था में यानी 11 वर्ष की अवस्था में ये राजगद्दी को संभाल लिए थे, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु 1941 ईस्वी में परगना राज के पास हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये उस उम्र में क्या थे, यानी 11 वर्ष की उम्र में थे, और सन 1503 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। तो इन्होंने 1503 में काबुल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो इनका 1503 में क्या हुआ, अधिकार हो चुका था काबुल में, यानी अपना शासन स्थापित कर चुके थे। और 1505 में बाबर ने गजनवी जो थे उन पर जीत हासिल कर ली थी। फिर उसके बाद दौलत खां और इनके भाई आलम खां और चाचा इब्राहिम लोदी,
ने इन्हें लाहौर में आक्रमण करने के लिए बुलाया, परंतु उसे पुनः संगठन को वापस लेके जाना पड़ा। कहाँ? काबुल फिर से पुनः लौटना पड़ा। जब ये काबुल पुनः लौट गए तो इस तरह ये हमेशा क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे। यानी हमने शुरू में बताया था कि बाबर का जीवन सबसे ज्यादा युद्धों में व्यस्त रहा, लेकिन फिर भी इनकी कला के प्रति रुचि कहीं ना कहीं थी। फिर 1526 में बृहद भारत पर शासन यानी अधिकार कर लिया। इनका जो है 1526 में बृहद भारत पर अधिकार हो गया। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा अधिकार जमा लिया। ठीक है, और एकमात्र स्वामी बन बैठे। इस समय भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। अब इसी समय क्या हुआ? मुगल वंश या मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। यानी एक तरीके से भारत में मुगल वंश आ चुका था। ठीक है, तो 1526 में जब ये मुगल संघ की वंश की स्थापना या नींव पड़ गई, तो इसके बाद इन्होंने जो है संस्कृति और सभ्यता भारत में दोनों स्थापित की। संस्कृति और सभ्यता भारत में दोनों को स्थापित किया। यानी इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है या भारत में जो इन्होंने सभ्यता स्थापित करी, उसे कहीं ना कहीं हम कला के क्षेत्र से जोड़कर देख सकते हैं। अद्भुत कला के पारखी थे बाबर। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा था कि मैं सुंदर, मतलब ये मतलब कवि या चित्रकार होने के साथ साथ सुंदर गद्य लेखक भी थे। यानी इनको लेखन का भी कार्य आता था। मतलब लेखन का मतलब होता है स्वयं नहीं लिखा, लेकिन इनके दरबार में जो लोग थे वो लोग लिखते थे, इसलिए इन्हें कहा गया ये सुंदर, या फिर ये समझ सकते हैं समृद्ध जो है गद्य लेखक भी थे। इसके बाद इनके समय की जो थोड़ी बहुत चित्रकला से संबंधित चीजें हैं, बाबरनामा वगैरह मैं पहले बता चुकी हूँ आपको पूर्व क्लास में, तो जो बच्चे नहीं देखें तो पूर्व की क्लास देख लें। इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण, इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनी है उसका निर्माण करवाया था। पर किससे करवाया? पूरा निर्माण करवाया से लिख लीजिए, निर्माण करवाया किससे? तो इनका जो सेनापति था मीर बकी, है ना, मीर बकी की सहायता से। ठीक है, तो अगर पूछे बाबरी मस्जिद कहाँ है, तो बाबरी मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाई गई, अयोध्या में है। और इस किसकी सहायता से बनवाया था? तो अपने सेनापति मीर बकी से। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कौन सा है? अगर देखा जाए तो मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य किसे कह सकते हैं? तो प्रथम स्थापत्य हम कह सकते हैं काबली बाग मस्जिद। कौन सी? काबली बाग मस्जिद। ठीक है, और ये है कहाँ? पानीपत। ठीक है, तो ये मुगल वंश की पहली स्थापत्य माना जाता है कि पहला स्थापत्य कौन सा था? तो काबली मस्जिद पानीपत में बनी है। ठीक है, इसके बाद आगरा में जमेती विधि से नूर अफगान, यानी आगरा में जमेती आकार या जमेती आकार का प्रयोग करके लिख सकते हैं, या जमेती विधि से। ठीक है, जमेती विधि से क्या बनवाया था? तो
तो जमेती विधि से इन्होंने बनाया था नूर अफगान। क्या था? नूर अफगान। और ये नूर अफगान को और क्या कह सकते हैं? आराम बाग भी बोला जाता है। लोग इसे क्या बोलते हैं आगरा में? आराम बाग। तो आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आपके बाबर। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण भी बाबर ने करवाया था। या आपसे पूछे आराम बाग का निर्माण किसने करवाया या नूर अफगान बाग का निर्माण किसने करवाया? तो बाबर ने करवाया। ठीक है, इसके बाद ये थे बाबर। और आज की आगे की क्लास में हम साथ साथ में पढ़ेंगे हुमायूं को। हुमायूं आज इस क्लास में हुमायूं को साथ साथ में पढ़ेंगे। कमेंट्स जो लोग भी करते हैं क्लास में वो विशेष ध्यान दे कि आप किसी टीचर्स पे उंगली उठा रहे हैं पर वो भगवान नहीं है। ठीक है, तो हुमायूं का जो समय है या जन्म या राजगद्दी कब मिली थी? तो ये 1530 से कब तक माना गया? 1530 से लेकर 1556 तक। 1556 तक, क्योंकि इसके बाद ही अकबर आए हैं, इनके बाद ही। तो हुमायूं को ही जान लेते हैं। तो पहले हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद नसरुद्दीन कहिए, नसरुद्दीन उद्दीन। पूरा नाम जरूर पूछता है। एक आध बार ऐसा हुआ है कि टीजीटी में कभी कभी राजाओं का पूरा नाम क्या है। भाई हुमायूं तो हम जानते हैं, अकबर हम जानते हैं, बाबर को भी हम जान रहे हैं, इन नामों से हम बहुत अधिक जानते हैं, लेकिन हम उनके जो विशेष यानी मूल नाम है उस नाम को हम नहीं याद रखते। तो इनको जरूर एक बार याद रखिएगा। तो नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है नसरुद्दीन मोहम्मद, सही लिखा है, मुहम्मद है, चाहे मोहम्मद लिखिए, क्योंकि मुस्लिम नाम है, बहुत से लोग मोहम्मद लिखते हैं, मुहम्मद लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए शुद्ध। तो ये इनका क्या नाम था? मूल नाम था या पूरा नाम था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1508 में इनका जन्म हुआ। 1508 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1508 में जन्म हुआ। और इनके 3 छोटे भाई थे। और ये क्या थे? ये बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे, पहले ये लिख लीजिए। इसके बाद इनके 3 और भाई थे। 3 भाई। 3 भाई कौन कौन थे? तो पहले इनके भाई का नाम है कमरान, दूसरे का नाम है अस्करी। पहले का नाम है कमरान, दूसरे हैं अस्करी। ठीक है, और तीसरे का नाम था हिंदाल। ये 3 भाई थे। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़े भाई थे, इसलिए राज्यगद्दी इनको मिली। ठीक है, और ये 23 वर्ष की उम्र में सत्ता में बैठे। ठीक है, अगर इनकी उम्र देखी जाए तो इन्होंने 23 वर्ष में राजगद्दी को संभाला और हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष ही करते रहे। 1540 में जब ये कन्नौज का युद्ध यानी शेरशाह सूरी से, तो थोड़ा सा हम मिटा देंगे, ऊपर से लिखते हैं 1540। ठीक है, 1540 में ये शेरशाह सूरी से कन्नौज का युद्ध परास्त होने के बाद, यानी कन्नौज का युद्ध ये किससे हार गए? शेरशाह सूरी से। होने के बाद लाहौर यानी वहां से जब ये परास्त हुए तो लाहौर होते हुए अमरकोट, लाहौर होते हुए अमरकोट, ठीक है, ये जगह का नाम है, अमरकोट में
राणा की शरण में पहुंचे। किसकी शरण में? राणा की शरण में पहुंचे। और कहा जाता है कि उसी समय इनकी जो पत्नी थी वो गर्भावस्था में थी और इन्हीं के शरण में यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 में उसके एक पुत्र हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यानी अकबर का जन्म यहीं पर हुआ, क्योंकि उस समय जब ये युद्ध के दौरान भागे तो इनको कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ी और राजा राणा के पास इन्होंने शरण ली और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ। तो ऐसे लिख सकते हैं यहीं पर इनके पुत्र का जन्म कब? 1542 में 1542 में हुआ, जिसे हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते हैं या जानते हैं। ठीक है, यह नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद इनका बचपन का नाम था या इनका पहले का नाम था। उसके बाद जो अकबर लगा है इनके नाम में, ये आगे चल के अकबर को उपाधि के रूप में मिला था। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम पहुंचे हुमायूं को पढ़ते हुए इनकी भूमिका से। आगे देखते हैं, जब अकबर का जन्म हुआ तो इसके बाद ये खान देश होता हुआ फारस के शाह की शरण में ईरान पहुंचा। अब ये ईरान पहुंच गए अकबर के जन्म के बाद। उसके बाद सन 1544 ईस्वी में लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था तो तबरेज में उसकी दो महान ईरानी चित्रकारों से मुलाकात हुई। तो जब ये 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में ठीक है 44 ईस्वी में लगभग हुमायूं लगभग माना जाता है 44। ठीक है, तो जब हुमायूं काबुल से ईरान पहुंचा तो वहां जो है ईरान पहुंचा तो वहां पे ईरान के तबरेज लिख लीजिए या ऐसे लिखिए, काबुल से तबरेज पहुंचा, ऐसे लिखिए तबरेज पहुंचा तो वहां दो ईरानी कलाकारों से मुलाकात हुई। ठीक है, अब वो जो ईरानी कलाकार थे, वो दो ईरानी कलाकार कौन कौन थे? तो पहले थे ख्वाजा अब्दुल समद अब्दुल समद भी कहते हैं। ठीक है, अब्दुल समद। ठीक है, इसके बाद इन्हें सिराजी, जो इनके नाम के आगे लगाया जाता है सिराजी, एक तरीके की उपाधि है। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे मीर सैयद अली सिराजी होना चाहिए, सिराजी नहीं। ठीक है, सिराजी। ठीक है मीर सैयद अली। देखिए, ये दोनों ईरानी कलाकार थे। कहा जाता है कि कौन सा ऐसा चित्रकार था जो अपने साथ ईरान से कलाकारों को लेकर भारत आया था, तो हुमायूं को माना जाता है। और ये ईरान से किसको किसको लेके आए थे? तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को और मीर सैयद अली को। और जो अब्दुल समद सिराजी थे, ये किस लिए अधिक प्रसिद्ध थे? तो पशु चित्रण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, तो पशु चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध थे। और मीर सैयद अली जो थे, ये जो है ग्राम चित्रण के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। किसके लिए? ग्राम चित्रण के लिए। ठीक है, ये थे इनके कार्य। इसके बाद इनको आगे उपाधि भी दी गई। तो मीर सैयद अली को और अब्दुल समद को कौन कौन सी उपाधि दी गई, उसको भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं। ये जब भारत में इनको लेके आए थे तो इनसे कार्य भी बहुत कराया। और मीर सैयद अली को
पहले उपाधि देख लीजिए, मीर सैयद अली को इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको जो है हुमायूं के द्वारा इनको दी गई थी नादिर उल अश्र की, नादिर उल अश्र की। कभी कभी अशर भी लिखा रहता है ऐसे, ठीक है। तो नादिर उल अश्र की उपाधि दी या इनकी उपाधि थी। कभी कभी पूछ लेता है 4 ऑप्शन रख के कि नादिर उल अश्र किसकी उपाधि थी? तो मीर सैयद अली की थी। उसके बाद अब्दुल समद को कौन सी उपाधि मिली थी? अब्दुल समद, इनको दी गई थी उपाधि इनको शीरी कलम की उपाधि दी गई थी। किसकी? शीरी कलम की, शीरी कलम की। तो ये उपाधियां विशेष रूप से इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा कि मीर सैयद अली की कौन सी थी और अब्दुल समद की कौन सी उपाधि थी, ठीक है। तो ये इनकी उपाधि थी। इसके बाद चित्रकला के प्रति हुमायूं का जो है हम लोग पढ़ेंगे रुझान कैसा रहा और क्या कहा जाता है। तो चित्रकला के प्रति इनका विशेष रुझान रहा। इनके साथ हमेशा चित्रकारों का समूह रहता था, यानी ये जहां कहीं भी जाते थे तो चित्रकार इनके साथ समूह में रहते ही थे। इनके संगठन में दास्ताने ए अमीर हमजा लिखी गई, ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी गई हुमायूं के समय? दास्ताने अमीर हमजा, हमजनामा भी कहते हैं या हमजा कहते हैं, ठीक है, अमीर हमजा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हमजनामा, ठीक है, हमजनामा भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक। तो दास्ताने अमीर हमजा को हम लोग हमजनामा भी कहते हैं, इस नाम से भी जानी जाती है। और किसमें बनी थी? सूती कपड़े में चित्रित की गई थी, सूती कपड़े में। किसके समय में? हुमायूं के समय। इसका कार्य हालांकि अकबर के समय तक भी चला है, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें देश देशांतर के विजय के आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन था। क्या था वर्णन? देश देशांतर के राजाओं के या राजाओं का या विजयों का, जो भी लिख सकते हैं, राजाओं के विजय की आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन था। कभी कभी पूछ लेता है हमजनामा में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो किस चीज का? राजाओं की वीरता का या उनकी संबंधित घटनाओं का हुआ। इसके बाद हुमायूं की जीवनी, हुमायूंनामा। इनके जीवन के आधार पर हुमायूं की जीवनी, है ना, जीवन पर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हुमायूंनामा, हुमायूंनामा। और इसे लिखा किसने था? तो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है, कि हुमायूंनामा रचना किसने लिखी है? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी, ठीक है। तो ये हुमायूं की कुछ जीवन से संबंधित पहलू थे। आगे मीर सैयद अली और उनके कर्तव्य के बारे में बात भी करेंगे। पर हुमायूं के लिए कहा गया है, एक क्वेश्चन आता है, किसने कबूतर को पकड़कर उसका चित्रण करवाया था? ये क्वेश्चन आता है। तो हुमायूं जो है ये अपने साथ क्या करते थे? चित्रकारों का संगठन रखते थे। तो उसी दौरान ये भ्रमण में थे, यानी कि युद्ध के दौरान इधर से उधर। तो उसी दौरान ये जो है एक जगह जब ये लोग रुके हैं, जब इनकी टोलियां रुकती हैं, तो वहां इन्होंने क्या किया? कबूतर का शिकार करके
यानी उसको पकड़ा, शिकार करके उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके जो पर होते हैं उनको हटा दिया। क्या होते हैं? पंख। पंख को हटाया और उसके बाद उसका क्या किया? उसका चित्र बनवाया, चित्र बनवाया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा शासक था जिसने कबूतर को पकड़कर उसका शिकार करके उसका चित्रण करवाया? तो हुमायूं ने करवाया था। इसके बाद मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो दो चित्रकार थे, इन्होंने बहुत सारे नए कर्तव्य किए। और वो नए कर्तव्य क्या है? तो पहला एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इन्होंने किया क्या दोनों ने? चावल के दाने पर दर्शक दीर्घा, यानी चावल के दाने पर दर्शक दीर्घा, जिसे क्या कहेंगे? दर्शक दीर्घा यानी चौगान। और चौगान का क्या अर्थ है? इसी को हम लोग एक तरीके से कहें पोलो का मैदान, है ना, जहां पर पोलो खेला जाता है, पोलो का मैदान चौगान का अर्थ है। उसको इन्होंने क्या किया था? पूरे एक चावल में चित्रित किया। ठीक है, तो अक्सर पूछता है चावल के दाने में या चावल के दाने में चौगान का चित्रण किसने किया? तो मीर सैयद अली और अब्दुल शमस सिराजी। ठीक है, हुमायूं के समय में नादिर उल अस मुल्क हुमायूं शाही भी एक ग्रंथ लिखा गया। इनके समय में जो है एक ग्रंथ लिखा गया। इनके समय में कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो उस ग्रंथ का नाम है नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही। ठीक है, ये ग्रंथ लिखा गया और इस ग्रंथ को किसने किया? तो दो लोगों ने मिलकर इस ग्रंथ को लिखा। ये ग्रंथ है किसने? तो मीर सैयद अली और कबरान। ठीक है, किसके साथ? सॉरी, कमालुद्दीन। इन दोनों ने इस ग्रंथ को लिखा। इसके बाद इनके समय में एक और मिलती है मासिर। हालांकि इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, ज्यादातर हुमायूं नामा ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी सरसरी नजर से इन चीजों को देखना चाहिए। तो मासिर उल उमरा, ये भी इनके समय का ग्रंथ है जो कि लिखा गया। ठीक है, ये है आपके हुमायूं जी। और इनके लिए एक टिप्पणी कही, क्योंकि ये जीवन में इतना ज्यादा लड़खड़ाते रहे और हमेशा भारत से कई बार इन्होंने सोचा कि हम पूरे भारत में अपना स्थापत्य या आधिपत्य कर ले, लेकिन क्या होता था कि बार बार इन्हें हार का सामना करना पड़ता था। उसी दौरान इनके लिए एक टिप्पणी की गई कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान ले ली, और लड़खड़ाते हुए अपनी जान ले ली। ऐसा किसने कहा है? लड़खड़ाते हुए अपनी जान ले ली। ठीक है, ऐसा कहा किसने था? तो ऐसा कहा था एक बाहर के थे अंग्रेजी, लेन पूल ने कहा था। किसने कहा था? लेन पूल ने कहा था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इसलिए ऐसा कहा गया, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लाइब्रेरी, ऐसे लिख लीजिए, पुस्तकशाला, या इसी को कहते थे लाइब्रेरी की सीढ़ियों से
गिरकर मृत्यु हुई थी, गिरकर मृत्यु हुई। अब आप सोचिए कि किसी युद्ध में नहीं हुई, किसी चीजों से नहीं हुई, और एक साधारण सी मौत हो गई लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के। इसके बाद दिल्ली में दीन ए पनाह नगर यानी विश्व को शरण स्थल नामक नगर का निर्माण भी किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। यानी दिल्ली में किस नाम से? दीन ए पनाह, दीन पनाह, ठीक है, दीन पनाह नगर, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जिसे कहा जाता है विश्व का शरण स्थल, विश्व का शरण स्थल, ठीक है। इसका भी निर्माण किसने करवाया था? इस नगर का निर्माण, ये नगर है, ठीक है, नगर का निर्माण हुमायूं ने करवाया, ठीक है। इसके बाद पोथी खाना या लाइब्रेरी से इनकी मृत्यु हो गई। इस चीज का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक है जो सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, तो वो कौन थे? हुमायूं थे। तो आज की मुगल शैली में हुमायूं के साथ बस इतना ही। लोग क्लास को देखते हैं जो बच्चे, कम से कम उनको ये तो बनता है ना कि एक लाइक करना चाहिए। तो जो लोग क्लास को देखें वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करते रहें।